सेक्शन नंबर 194A, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, यानी शेयर वगैरह का इंटरेस्ट नहीं, बाकी कोई भी इंटरेस्ट हो तो वो यहाँ पर आता है। दिस सेक्शन डील्स विद द स्कीम ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। ठीक है, वर्ड क्या है? अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। द मेन प्रोविजन आर द फॉलोइंग: एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194। सबसे पहले कब एप्लीकेबल है? दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली टू इंटरेस्ट, मतलब केवल और केवल उस इंटरेस्ट को रिलेट करता है जो अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ होता है, चाहे वो क्रेडिट हुआ हो या फिर पेड हुआ हो बाय एन SEC। ठीक, अदर देन इंडिविजुअल और HUF। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। क्या, किसकी बात कर रहे हैं वो? दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली टू इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी क्रेडिटेड और पेड बाय SECs, यानी किसने दिया है? इंडिविजुअल ने दिया है या फिर HUF ने ना दिया हो। ये बहुत ही सीधी सी चीज़ें आगे जाके क्लियर हो जाएगी। तो मतलब अभी अगर हम यहाँ से ही पढ़े तो हमें समझ में आता है कि इंडिविजुअल और HUF के अलावा कोई भी अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ देता है, अदर देन सिक्योरिटी देता है, तो उसको TDS काटना है, राइट। लेकिन जब हम इसके अगली लाइन पढ़ेंगे, हाउएवर एन इंडिविजुअल और एन HUF, अगर उसका टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीप्ट और टर्नओवर, कॉमन चीज़ें हैं, टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीप्ट और टर्नओवर, चाहे वो बिजनेस का हो या प्रोफेशन का हो, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है या फिर प्रोफेशन है तो 50 लाख से ज़्यादा है, तो उसको भी काटना है। यानी छोटे लोग, बड़े लोग, ऐसा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सभी को काटना है। यानी अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो काटना है, 50 लाख से ज़्यादा है अगर आपके प्रोफेशन की इनकम, तो भी आपको काटना है। और इसके अलावा अगर आप कंपनी हो, फर्म हो, एसोसिएशन हो, कुछ भी हो तो भाई आपका 1 रुपये भी सेल है तो आपको काटना है। ठीक, टाइम ऑफ डिडक्शन एट सोर्स, वही must be at the time of crediting of such interest to the employee or at time of payment, चाहे क्रेडिट के टाइम हो या पेमेंट को कैश में हो, अदर मोड में, जिससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो TDS है। वेयर एनी सच इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड, फिर ये सस्पेंस अकाउंट में, तो ये कोई देखने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है? टाइम डिपॉजिट्स अंडर सेक्शन 194A बैंक्स फॉलोइंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि अगर 2-3 ब्रांच में आपके अकाउंट हैं तो सब मिला के आपका TDS एक ही अमाउंट पर लेगा। ठीक है, चलो देखते क्या लिखा है। इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड that explanation to is not meant to apply in cases of bank where credit is made to provisioning account on daily या monthly basis. Macro monitoring only by the use of CBS software. It has been further clarified that since no constructive credit to depositors या फिर payees account take place while calculating interest on time deposits on daily or monthly basis in CBS software used by the bank, tax need not be deducted at source on such provisioning of interest by the bank. तो जब वो बैंक अपनी प्रोविजनिंग करते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो उस समय आपको TDS नहीं काटना है। In such cases, tax shall be deducted at source on accrual of interest at the end of financial year और a periodic interval, जो भी आपको बताया गया कि भाई यहाँ सबको इंटरेस्ट मिलेगा as per the practice of the bank और as per requirement और on maturity और on encashment। ठीक है, तो जो बीच में वो बैंक अपने लिए उस पर इंटरेस्ट चढ़ाते हैं हर महीने, तब आपको TDS नहीं काटना है। Whenever the aggregate of amount of interest income credited or paid is likely exceed the limit, तो आपको काट लेना है ऐसे। The time for making the payment of tax source will recon from
क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट मेड कंस्ट्रक्टिवली टू द अकाउंट ऑफ द पे, यानी जब असली में कंस्ट्रक्टिवली यानी जब उसको होना चाहिए तब, अगर तब हो गया तो ही TDS काटना है। जैसे अगर मेरी FD की मैच्योरिटी डेट पे मुझे इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पर मेरा TDS कटेगा, साल भर अगर बैंक उसको अपने एक्रूअल के लिए चढ़ाता जाएगा तो नहीं कटेगा। रेट ऑफ TDS 10% किसी के लिए भी, चाहे वो नॉन कॉर्पोरेट हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, कोई भी हो। नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS अंडर सेक्शन नंबर 194A। सबसे पहला क्या है, if the aggregate amount of interest paid or credited during the financial year does not exceed 5,000, मतलब 5,000 तक अगर इंटरेस्ट मिलने वाला है तो TDS नहीं कटेगा। दिस लिमिट ऑफ ₹40,000, मतलब यही लिमिट कितनी है 40,000। किस केसेस में, अगर देने वाला है बैंकिंग कंपनी यानी बैंक से मिल रहा है तो 40,000 तक नहीं कटना चाहिए, कट जाता है तो आपकी किस्मत। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो भी नहीं कटना चाहिए अगर वो बैंकिंग बिजनेस में है तो। किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बैंकिंग बिजनेस में है तो। या फिर पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस भी बैंक जैसा होता है, ठीक। इन रिस्पेक्ट ऑफ 1, 2 and 3 अबव द लिमिट। अच्छा, पोस्ट ऑफिस से ना मुझे एक चीज़ याद आती है, और वो चीज़ याद आती है मुझे कि पोस्ट ऑफिस में ना बेटा कुछ एग्जेम्पशन मिलते हैं पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट होता है उस पर, और वो मिलते हैं सेक्शन नंबर 57। और ये सेक्शन नंबर 57 किसका होता है, जब 56 IFOS का है तो ये भी किसका होता है, अदर सोर्सेस। डिडक्शन मिल जाता है 3,500 या 7,000 अगर जॉइंट अकाउंट है तो। अगर आपको याद था तो भैया आप पास हो जाओगे, नहीं था तो बेटा एग्ज़ाम में क्या होगा तो भगवान भी नहीं बता सकते। खैर हम चलते हैं आगे। भाई अगर फ्यूचर में तो देख रहा है ना तो नहीं भी आता तो डरना मत। द लिमिट विल बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू इनकम क्रेडिटेड और पेड बाय अ ब्रांच ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी और पब्लिक इन केस ऑफ टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग कंपनी। अच्छा है तो कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया, ठीक है। बीच में एक पॉइंट रह गया था, यही लिमिट, कौन सी लिमिट, 50,000 हो जाती है। ये 40,000 वाली लिमिट 50,000 हो जाती है अगर वो एक सीनियर सिटीज़न है तो, ठीक है। 50 की लिमिट 40 की लिमिट 50 हो जाएगी अगर आप बूढ़े व्यक्ति हो तो। नेक्स्ट, द लिमिट विल बी कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू इनकम क्रेडिटेड और पेड बाय अ ब्रांच ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और पब्लिक कंपनी इन केस ऑफ, मतलब एक ब्रांच में अगर मेरी FD है तो मेरे को इंटरेस्ट जो है वो ब्रांच जितना दे रही है उसके टाइम डिपॉजिट के हिसाब से कटेगा। इन केस ऑफ टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज प्रोवाइडेड दे आर पब्लिक कंपनीज, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट इज कैरी बिजनेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, दे आर eligible for deduction under section 36(1)(8). फिर से देखते हैं कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया। तो ये जो लिमिट है ना वो हर ब्रांच के लिए कैलकुलेट होगी, है ना। तो हर ब्रांच में मेरी जितनी FD है उस हिसाब से मेरा TDS की लिमिट तय होगी। द थ्रेशोल्ड लिमिट विल बी रिनोन, मतलब द थ्रेशोल्ड लिमिट, ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है विल बी रिनोन यानी पता चलेगी विथ रेफरेंस टू टोटल इंटरेस्ट, पूरा पूरा कितना ब्याज आया, बाय द बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी और द पब्लिक कंपनी एज द केस में बी, एंड नॉट विथ रेफरेंस टू द ब्रांच। अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई ये पुराना प्रोविजन था, आज तो सब जगह कोर बैंकिंग है ना। नॉट विथ रेफरेंस टू ईच ब्रांच, पहले क्या होता था हर ब्रांच से जितना मिल रहा है उसके लिए 40,000, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
where such company or cooperative society has adopted core banking solutions। हाँ तो बहुत सिंपल है भाई, ज़्यादा अब आज के ज़माने में ये सब प्रोविज़न का कोई काम नहीं है, और एग्ज़ाम में आया तो भाई लिख मत देना, ये सब कोई ज़्यादा याद मत ही रहो तो अच्छा है। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर जो बोलता है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई 194A कब एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आपने इंटरेस्ट दिया है किसको, एक फर्म ने अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ deposits under any scheme framed by the government and notified in this behalf। अगर एक सवाल पूछा जाए कि क्यों जो इंटरेस्ट पे करता है, ये क्रेडिट करता है कौन, फर्म, टू एनी ऑफ इट्स पार्टनर, यानी अगर मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ और मैं किसी पार्टनर को देता हूँ इंटरेस्ट, तो क्यों वो टैक्सेबल, मतलब वो उस पर TDS क्यों नहीं कट रहा है 194A में, इसका क्या रीज़न हो सकता है। जहाँ तक मुझे समझ में आता है इसका रीज़न ये है कि ये जो इंटरेस्ट है ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा PGBP में। ठीक, कहाँ पर टैक्स हो जाएगा ये, PGBP में, और बाकी जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो सब अदर सोर्सेस का है, तो ये तो उसके प्रॉफिट का पार्ट है, और इसका ऑलरेडी डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म ले चुकी है ना, क्योंकि वैसे भी जो प्रॉफिट पार्टनर को मिलता है वो तो उसके लिए टैक्सेबल नहीं होता है, और इसका डिडक्शन फर्म ले चुकी है, तो ऑब्वियसली इसको TDS कटने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, हाँ श्योर सही है। Interest paid or credited in respect of deposits under any scheme framed by the central government and notified by it in this behalf। क्या, हाँ ये तो खैर कुछ ज़्यादा नहीं है। इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स अंडर एनी स्कीम फ्रेम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नोटिफाइड बाय इट इन दिस बिहाफ। किसी भी स्कीम या डिपॉजिट अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया तो फिर उसमें नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट इज इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट विद बैंक विच अदर देन टाइम डिपॉजिट मेड ऑन और आफ्टर। किसी डिपॉजिट पर, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट, किसी भी डिपॉजिट पर जो कि बैंक के साथ है, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जिस पे अप्लाई होता है उस पर TDS नहीं कटेगा। अगर मैं ऐसा बोलूँ तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं भाई तू बेवकूफ़ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अदर देन टाइम डिपॉजिट, ठीक है, मतलब टाइम डिपॉजिट मतलब तो FD वगैरह हो गया, इसके अलावा तो अदर देन टाइम डिपॉजिट मेड ऑन और आफ्टर 1/7/1995, यानी 1995 के पहले अदर देन टाइम डिपॉजिट अगर ऐसा कुछ जमा है बैंक में तो उस पर TDS नहीं कटेगा। ठीक, इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू द मेंबर, कोऑपरेटिव जैसे पार्टनरशिप अपने मेंबर को दे रही थी तो नहीं कट रहा था, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जब अपने मेंबर को देगी तो भी नहीं कटेगा। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होता है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होता है अदर देन कोऑपरेटिव बैंक टू अ मेंबर देयर ऑफ। अच्छा, तो कोऑपरेटिव किसी और को भी दे सकता है क्या? हाँ, टू अ मेंबर देयर ऑफ और टू सच इनकम क्रेडिटेड और पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी देखो इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं, हालांकि छोटी सी बात है फिर देख ही लेते हैं अपना। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये इंटरेस्ट दे रही है, ये इंटरेस्ट किसको दे रही है? दो लोग को दे रही है,
एक दे रही है इसके मेंबर को और एक दे रही है ये अपने मेंबर को, दूसरा दे रही है अदर कोऑपरेटिव को। तो ये दोनों में TDS नहीं कटेगा। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान चीज़। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, बार बार इसका नाम बताया। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट विथ, यानी अगर किसी ने अपने डिपॉजिट किया है किसके साथ, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक और कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, इन जगहों से अगर किसी ने लिया है अपना, किसी का डिपॉजिट है इन जगहों पे, तो उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट पे TDS नहीं कटेगा। दूसरा क्या है, डिपॉजिट अदर देन टाइम डिपॉजिट विद कोऑपरेटिव सोसाइटी। फ्रॉम द कंबाइंड रीडिंग ऑफ E&F। अच्छा, ई क्या बोल रहा था कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने पार्टनर या मेंबर को देती है तो फिर उस पर TDS नहीं कटेगा। सॉरी, कोऑपरेटिव सोसाइटी यदि अपने मेंबर को देती है, अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को देती है, TDS नहीं कटेगा। और दूसरा क्या बोल रहा था, अगर कोई प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है या फिर कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक है तो वो किसी को भी दे तो नहीं कटेगा, या कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक है तो भी वो किसी को भी दे तो नहीं कटेगा, है ना। और दूसरा क्या बोलते हैं, डिपॉजिट विथ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ आप कुछ भी डिपॉजिट करोगे जिसका बैंकिंग का बिजनेस है तो कोई TDS नहीं कटेगा। तो combined reading of E&F, it can be inferred that cooperative bank other than mentioned in 1, यानी ये वाले, ठीक, other than ये वाले, इनको छोड़ के हर कोई रिक्वायर्ड है टैक्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट पे इन लोगों फर्स्ट वालों को जोड़ के हर किसी को काटना है। However, it is not required to deduct tax on payment of interest on time depositors being a cooperative society. However, a cooperative society referred to in E or F is liable to deduct tax if the total sales, gross receipt or turnover exceed 50 crore during the financial year। ठीक है, 50 करोड़ से ज़्यादा का हो जाए यदि उसका वो, फिर the amount of interest or aggregate amount of interest credited or likely to be credited or paid during the financial year is more than 50,000 in case of senior citizen and 40 in case of, ये तो वही पुरानी लिमिट है, तो 50 या 40 का इंटरेस्ट अगर जा रहा है किसी को तो उसको TDS काटना है। Thus such cooperative society is required to deduct on paid by it to, तो मतलब अगर मैं पूरा इनफॉर्मेशन देखूँ तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कब कब डिडक्ट करना है टैक्स अंडर 194, अगर वो मेंबर को दे रही है या फिर अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रही है। तो डिपॉजिट विद प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक, डिपॉजिट विद कोऑपरेटिव बैंक अदर देन कोऑपरेटिव इंगेजमेंट बैंकिंग। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई दे रही है इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर तो वो रिफंड पे नहीं होगा। इनकम टैक्स के अंतर्गत कोई भी इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट दे रही है तो उस पर TDS नहीं कटेगा। इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड टू द फॉलोइंग एंटिटीज, इन एंटिटी को यदि पे किया गया है तो
मतलब एक आम आदमी अगर इन एंटिटीज़ को इंटरेस्ट दे रहा है तो नहीं काटना है। अब जैसे सबसे पहला नाम क्या है, बैंकिंग कंपनी, ऑफ कोर्स नहीं काटेंगे। तो बैंकिंग, मैं जाके बैंक को इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो मैं क्यों काटूँ, ऐसा तो छोटे मोटे किसी को भी काटना पड़ जाए। कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर वो बैंकिंग बिजनेस में है तो, लेकिन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकिंग बिजनेस में नहीं है या फिर लैंड मॉर्टगेज बैंक नहीं है तो अभी तो कुछ नहीं लिखा है, तो वैसे तो देखेंगे। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, ठीक, इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड टू द फॉलोइंग एंटिटीज। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश अंडर सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट, इन लोगों को दोगे तो नहीं काटना है। LIC वालों को दोगे तो नहीं काटना है। UTI वालों को दोगे तो नहीं काटना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं उनको दोगे तो नहीं काटना। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सी है, जो बैंकिंग में है, इंश्योरेंस में है, लैंड मॉर्टगेज में है, तीनों को नहीं काटना है। नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन, ये सब छोटे मोटे चीज़ें हैं। इनकम क्रेडिटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल अगर कुछ दे रहा है पैसा तो भी नहीं काटना, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आने वाला है अभी देखते। इनकम पेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर क्या था, इनकम क्रेडिटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, अभी तक तो ये दोनों पॉइंट सेम चल रहा है। ऑन कंपनसेशन अमाउंट, ये भी वही है, कंपनसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, ठीक है। वेयर द अमाउंट ऑफ सच इंटरेस्ट इनकम और एज द केस में भी, where the amount of such income or as the case may be aggregate of amount of such income paid during the financial year does not exceed 50,000। यानी मैं सीधे सीधे कहूँ तो ये इस पॉइंट की लिमिट एक्चुअली 50,000 है, ठीक। इनकम पेड और पेबल बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड और पब्लिक सेक्टर कंपनी और शेड्यूल बैंक इन रिलेशन टू ZCB ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ठीक। ज़ीरो कूपन बॉन्ड जो कि 1/6/2005 के बाद इशू हुए हैं, उनके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है, जो कि पे कौन कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, ठीक। उस केस में TDS नहीं काटना है। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो अपने बिजनेस ट्रस्ट को अगर इंटरेस्ट देता है तो उसको भी नहीं काटना है। टाइम डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट भी होती है और FD भी होती है, ठीक। सीनियर सिटीजन 60 साल के ऊपर है, the central government is empowered to issue notification for non-deduction of tax at source or deduction of tax at lower rate from such payment to such person or class of person as may be notified। तो चाहे तो कह सकता है भाई इनके लिए इतना मत काटो, कम काट देना। तो अब हम आगे यही देखेंगे क्या कोई ऐसे बंदे हैं जिनके लिए ऐसा कुछ कहा गया है। चलो लेट्स सी सेक्शन नंबर 1, एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194A ऑन इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट मेड इन नेम ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट और रजिस्टर जनरल ऑफ कोर्ट और डिपॉजिटर ऑफ फंड ऑन डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट्स। Section number 194 stipulates reduction of tax at source on interest other than interest on securities, ठीक है। वो बोलता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी वाला हाँ तो हर बार पढ़ लिया है। अगर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच इंटरेस्ट जो भी है वो स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर है तो काटना है। इन केस ऑफ यूको बैंक इन रिट पिटीशन नंबर ये एंड CM नंबर ये वाइल जजमेंट डेटेड ये द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है दैट प्रोविजन ऑफ 194A डू नॉट अप्लाई। किस पर अप्लाई नहीं होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट मेड इन द नेम ऑफ रजिस्टर्ड जनरल ऑफ द कोर्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट
है ना, ऑफ द कोर्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट। ठीक है, तो मतलब अगर फिक्स डिपॉजिट रजिस्टर्ड जनरल के नाम पर बने हैं और उसको आपने रख दिया है तो उस केसेस में ये TDS नहीं कटेगा। इन सच केसेस टिल द कोर्ट पासिस अप्रोप्रिएट ऑर्डर, तो जब तक अप्रोप्रिएट ऑर्डर नहीं पास होता है ये तब तक की बात है। अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स इन द मैटर टिल द कोर्ट पासिस, तब तक तो ये नहीं होगा। इट इज़ नॉट नोन हु द बेनिफिशियरी ऑफ फिक्स डिपॉजिट विल बी। अब भाई ये तो केस चल रहा है, फिक्स डिपॉजिट करनी है, वो किसी को भी मिल सकता है, तो इसलिए ऐसा कहेंगे ना तो रजिस्टर्ड जनरल के लिए कटे, ना इनके लिए कटे, ना इनके लिए कटे। तो अब क्या बात हो गई, अमाउंट एंड ईयर ऑफ रिसीप्ट इज अनसर्टेनेबल। हाँ, हमें पता ही नहीं कि भाई कब ये जो है निकल जाएगा। तो फिर इस केस में क्या किया जाए, द दिल्ली हाई कोर्ट थर्स हेल्ड दैट person who is ultimately granted the fund would be determined by the orders are passed subsequently. At that stage, undisputedly tax would be required to be deducted at source to the credit of recipient जिसको भी मिलने वाला है उसका। बस नहीं है, तो मतलब अगर केस चल रहा है कि बीच प्रोसीडिंग चल रही है तो ये फिक्स डिपॉजिट तो नाम में किसके हो जाएगा, रजिस्टर्ड जनरल के। ठीक है, लेकिन अब उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके ऊपर TDS नहीं काटना है, जबकि TDS कब कटेगा, जब वो कोर्ट का डिसीजन फाइनल हो जाएगा और जिसके जो भी उसका हकदार होगा उस डिसीजन का उसको मिल जाएगा भाई साहब क्या, TDS उसका कटेगा। द CBDT हैज़ एक्सेप्टेड द अफोरसेड जजमेंट, यानी CBDT ने कहा हाँ भाई तुम बोल रहे हो सही है। अकॉर्डिंगली इट इज़ क्लैरिफाइड दैट इंटरेस्ट ऑन FDR मेड, अब इसके लिए उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया क्या, इंटरेस्ट ऑन FDR मेड इन द नेम ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द कोर्ट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू TDS टिल द मैटर इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट, जब तक कोर्ट में मैटर डिसाइड नहीं होता है। वंस द ओनरशिप इज डिसाइडेड द प्रोविजन विल अप्लाई टू द रिसिपेंट। बस अब अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तो इसको याद कैसे करेंगे, याद करने में तो इसमें कुछ है नहीं। बैंक का नाम क्या है, यूको बैंक। ठीक है, यूको बैंक। ठीक, रिट पिटीशन थी, इतना तो लिख ही देंगे कि भाई रिट पिटीशन वाला मामला था, एक बैंक का मामला था, नंबर तो याद रहने दे रहा। ठीक है, द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, और ये डिसीजन किसका था, दिल्ली हाई कोर्ट का, और इसको एक्सेप्ट किया है हमारे CBDT ने। एक और केस है, नो डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर 194 ऑन ए टू द मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब बाय शेड्यूल्ड बैंक। अच्छा, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर प्रोवाइडेड इन 197(1) ऑफ द सेंटर दैट नो टैक्स इज रिक्वायर्ड, मतलब क्या बोला उसने, that no tax is required to be deducted on the following payments under 194A, namely the payment in the nature of interest। कौन सी ऐसी पेमेंट है, interest other than interest on security made by scheduled bank। अब शेड्यूल बैंक लोकेटेड इन अ स्पेसिफाइड एरिया, किसी एक एरिया में है, और वो किसको दे रहा है, शेड्यूल ट्राइब के बंदे को। ठीक है, अब ये स्पेसिफाइड एरिया कहाँ मिलेगा हमें, चैप्टर नंबर 3 के मॉड्यूल 1 में, यानी बेसिक प्रोग्राम्स में। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, द पेयर सेटिस्फाइड इटसेल्फ दैट द रिसीवर इज अ मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, अब वो ST है तो उसको मिल जाएगा, और वो स्पेसिफाइड एरिया में रह रहा हो, जो भी शायद असम वगैरह के एरियाज है। एंड द पेमेंट एज रिफर्ड अबव इन अकरिंग और अराइजिंग टू द रिसीवर एज द, और वो पेमेंट 1026 वाला भी अप्रूव्ड हो। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्ट में हो। द पेयर रिपोर्ट्स द अबोव पेमेंट इन स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 203, वो 203 में उसको दिखा है, और वो 20 लाख से ऊपर का ना हो, यानी वो इतना भी बड़ा ST, मतलब वो ST जो है वो 20 लाख से ऊपर का उसको इंटरेस्ट ना मिला।
एक बार देखते हैं, मुझे लगता है ये मिलेगा हमें किसमें, एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में। ये रहा वो सेक्शन। पहले तो अपने लिए ताली बजाओ कि भाई तुमने मेहनत तो पूरी की है यार, छोड़ा तो नहीं है कम से कम। इनकम ऑफ अ मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब, बोला था ना नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट हैं खबरी, अलोंग एंगोला डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड टेरिटरी, इसमें शायद एक जगह आएगी, नहीं आई वो, ठीक है छोड़ो। इनकम ऑफ अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, अ मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब रिसाइडिंग इन एनी एरिया स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी एरिया में, और वो कौन से एरिया, नॉर्थ चचर हिल्स, ठीक है, चचर हिल डिस्ट्रिक्ट, अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, बर्डोगोन टेरिटरी एरिया डिस्ट्रिक्ट, खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट, यार याद हो जाएगा, लद्दाख, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और लद्दाख। तो कुछ हिल एरिया, बाकी हमारी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। MMNTA, ठीक, MMNTA, ओके। क्या हर टाइप की इनकम एग्जेम्प्ट है? नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं। क्या बोल रहा है, उस एरिया में तो किसी भी सोर्स से ले लो तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कहीं से भी लो तो बेटा एग्जेम्प्ट है। लेकिन उस पर TDS कटेगा कि नहीं, वो वहाँ पर वो क्या बोल रहा है, द पेयर सेटिस्फाइड इटसेल्फ दैट द रिसीवर इज अ मेंबर ऑफ ST, ठीक है भाई, मैं तो हूँ वहाँ का और मैं वहीं रह रहा हूँ, है ना, रिसाइडिंग इन एनी स्पेसिफाइड एरिया, लेकिन भले मेरा बैंक कहीं से भी हो, मेरा बैंक कहीं पे भी हो, हाँ, तो वो एग्जाम्प्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपने एफर्ट के लिए तो हम अपने आप को बहुत दाद देते हैं। नेक्स्ट, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट इनकम accrued to a minor child where both the parents have deceased। अब वही कोई अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कोई माइनर है, उसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो अब उसका हक गया होगा किसी गार्डियन को, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए कि गार्डियन पे कटेगा, टैक्स तो छोड़ेगी नहीं सरकार। हाँ, is authorized to procedure format and standard for the purpose of furnishing and verification। The principal director has in exercise of the powers delegated under ये सेक्शन शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब ठीक है, हमको तो जो सिस्टम्स का डायरेक्टर जनरल है उसने स्पेसिफाइड दैट इन केस ऑफ माइनस, अगर उसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो पेन ऑफ द माइनर चाइल्ड के अगेंस्ट ही होगा वो, हम गलत है। TDS ऑन इंटरेस्ट इनकम एक्रूड टू अ माइनर, तो माइनर को जो भी एक्रू होगी वो टू बी डिडक्टेड एंड रिपोर्टेड, तो डिडक्ट भी होगी और रिपोर्ट भी होगी पेन ऑफ द माइनर चाइल्ड, अनलेस, वैसे तो चाइल्ड से होगी लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो अनलेस, क्या वर्ड है, अनलेस,
unless declaration is filed that credit of tax has to be given to another person. ठीक है, हम पूरे तरह से गलत नहीं थे, लेकिन पहला मतलब पहला तो उसी को, लेकिन उसके बाद जाके वो माइंड से कट जाएगा. डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मेड अंडर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम. कौन सी स्कीम? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम. भाई ये तो हम भर रहे हैं यार, इसमें क्यों काट रहे हो? ये तो हमने अपने एग्जामिशन के लिए RECL और रेलवे के शेयर. तो यहाँ पर भी उसकी पावर को इस्तेमाल करते हुए उसने ये स्पेसिफाई कर दिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम वाला, क्या कि इन केस ऑफ डिपॉजिट्स अंडर कैपिटल गेन स्कीम वेयर द डिपॉजिटर हैज़ डिसीज्ड. बात क्या हो रही? डिसीज, हर किसी की बात नहीं हुई. ये इम्पोर्टेंट है भाई, हवा में मत उड़ो, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे दो. केवल और केवल बात हो रही है किसकी? अगर वो डिसीज्ड है उस केस की बात केवल और केवल हो रही है. Has an exercise of the powers delegated by the CBDT and the rule number 31A5 specified that in case of deposit under capital gain account scheme, अगर डिपॉजिटर की डेथ हो जाए तो TDS on interest income accrued और एंड अप टू द पीरियड ऑफ डेथ. तो जब तक डेथ नहीं हुई है तब तक का जो इंटरेस्ट है उसका क्या? अप टू द पीरियड ऑफ डेथ डिडक्टेड एंड रिपोर्टेड अगेंस्ट द पेन ऑफ डिपॉजिटर. और उसके बाद का जो वो है वो किसके ऊपर होगा? लीगल हायर के ऊपर है. ठीक. अनलेस अ डिक्लेरेशन इज फाइल्ड दैट क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू अनदर पर्सन. डिक्लेरेशन दे दोगे ऊपर वाले केस में भी. डिक्लेरेशन किस में दोगे? 37BA2. 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 एक काम करते कि कहीं और भी तो नहीं आ रहा है, एक बार जरा चेक करते हैं कहीं ये सेक्शन कहीं और भी तो नहीं आ रहा है ऐसा डिक्लेरेशन के बारे में. 37BA2. आगे देखें कितनी बार आ रहा है, लिख के भी नहीं होता है यार. 1 2 ये है 37BA2. कहाँ आ रहा है ये? 37BA2 provides that where under any provision of the act the whole or any part of the income on which tax has been deducted at source is accessible in the hand of person other than a deductee. यानी अगर वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे हाथ में ना हो के किसी और के हाथ में होना चाहिए तो 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 credit of tax deducted at source for the purpose of section 1. तो भाई जिसका TDS में जो नाम आएगा उसको मिल जाएगा उसका क्रेडिट, यानी कि वो अपने टैक्स में से कम कर लेगा. लेकिन 37BA2(1) क्या प्रोवाइड करता है? वेयर अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट द होल और पार्ट ऑफ द इनकम ऑन विच टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड एट सोर्स इज एक्सेसिबल इन द हैंड्स ऑफ पर्सन अदर देन डिडक्टी. भाई कट तो गया उसके नाम पे, लेकिन वो इनकम तो किसी और की है ना. तो क्रेडिट फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स शैल बी गिवन टू द पर्सन एंड नॉट टू द डिडक्टी. उस पर्सन को मिल जाएगा, जैसे हमारे डेथ के केस में लीगल हायर को मिल जाएगा. हाउएवर द डिडक्टी शुड फाइल अ डिक्लेरेशन विद द डिडक्टर. जो मर गया वो कैसे डिडक्ट देगा? हाउएवर द डिडक्टी शुड फाइल अ डिक्लेरेशन विद द डिडक्टर एंड द डिडक्टर शुड रिपोर्ट द टैक्स डिडक्शन इन द नेम ऑफ अदर पर्सन. ठीक. अब मरने से पहले शायद उसको पता हो कि मैं मरने वाला हूँ तो पहले बोल दे. ठीक है. shall be given for assessment year for which
where tax has been deducted at source and paid to the central government, and the income is accessible over number of years. Credit for tax deducted at source shall be allowed those years in the same proportion in which the income is accessible to tax. ये तो हमको पता है बॉस, इस पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। 37(2) इतना ही है और कुछ तो इसमें है ही नहीं, बस फिर से अपनी मेहनत के लिए एक बार तालियां, छोटी छोटी से तालियां बनती है। इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर पास हो गया भाई तो ये सब याद आएगा। चलो, एग्जामिन TDS implication under section 194A इन द मेंशन देयर अंडर, ये जो केसेस मेंशन है इसमें हमें निकालना है क्या, सेक्शन 194A के इम्प्लीकेशन ऑन 1/10/2021। हाँ, मिस्टर हरीश भाई की एज है 45 साल, कोई दिक्कत नहीं है। 6 मंथ्स की फिक्स डिपॉजिट की उसने 10 लाख की 9% पर एनम विथ ABC कोऑपरेटिव बैंक। देखो, कोऑपरेटिव तब से हम परेशान हो रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक के साथ अगर आपने फिक्स डिपॉजिट की है तो क्या इंटरेस्ट से इंट्रोडक्शन मिलेगा या नहीं। पहले तो कोऑपरेटिव को जाने दो भाड़ में। 10 लाख का 9% होता है 90,000, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से तो होता है 45,000, यानी कि ये लिमिट तो 40 से ऊपर हो गई। तो हाँ, इसमें तो मुझे TDS कटना चाहिए। देखते हैं क्या है। ठीक है, हैज़ डिडक्टेड टैक्स एट द सोर्स ऑन इंटरेस्ट ऑन द टैक्स डिडक्टेबल सच इंटरेस्ट देयरफॉर 4,500। ओके, हाँ ना भैया, 10% था तो 4,500 ही ना कटेगा। अब आप कुछ और दिमाग लगा लें एग्ज़ाम के पहले, तो भाई आपके ऊपर नतमस्तक है। ऑन 1/6/2021 मिस्टर गणेश, एज कितनी है भाई की, 35 साल, छोटा ही आदमी है। मेड 9 months फिक्स डिपॉजिट ऑफ ₹3 लाख ईच, यानी प्यार नहीं हुआ। इसने क्या बोला कि 1/6/2021 को मिस्टर गणेश, जो कि 35 साल का नवयुवक, उसने 9 मंथ की फिक्स डिपॉजिट बनाया 3 लाख की एक, यानी अब कोर बैंकिंग तो होगी, द्वारका ब्रांच, जनकपुरी ब्रांच, इधर की ब्रांच उधर की ब्रांच, फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। 3 लाख की उसने कितनी बनाया, 3। इस पर इंटरेस्ट उसको मिला 9%, 81,000 का इंटरेस्ट मिल गया। कुछ दिमाग मत लगाओ, 85,000 का इंटरेस्ट 81,000 का मिला है, लेकिन कितने मंथ्स की थी वो, 60750 का इंटरेस्ट आएगा और इसका 10% यानी 6075 का इंटरेस्ट, 6075 का TDS उसको काटना है। उसने निकाल के नहीं दिया है, चलो हमने तो निकाल लिया। नेक्स्ट, ऑन 1/10/2021 मिस्टर राजेश, जो कि कितने साल का है, 40 ईयर्स का है। तो लिमिट कितनी होगी भाई साहब, लिमिट होगी 40,000। हाँ, बोलने के पहले रुक जाओ। 40 की लिमिट तय नहीं होती है, वो तय होती है बैंक से मिल रहा है कि कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, बैंक कोऑपरेटिव वाला है तो ठीक है भाई साहब, पोस्ट ऑफिस तो ठीक है भाई साहब, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि 50,000 लिमिट तब हो गई जब 40 ईयर्स का हो गया। ना, ऐसी गलती मत करना। चलो, राजेश एज 45 स्टार्टेड अ 6 month रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ 2 लाख पर मंथ। 2 लाख पर मंथ 6 महीने के लिए होता है 12 लाख, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, तो 96,000 का उसको मिल गया। बैंक के साथ किया था तो 40,000 ऊपर है तो लगेगा इसमें आपको 10%।
नो टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड अंडर 194A बाय PQR ऑन इंटरेस्ट ऑफ 28,000 फॉलोइंग ड्यू ऑन। क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ 6 months रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ 2 लाख पर मंथ, ठीक है, इंटू 2 लाख इंटू 6 इंटू 8%। ऐसी बेवकूफ़ी हमने की, लेकिन ये तो भाई साहब, ये रिकरिंग डिपॉजिट का रेट तो 8% है और कितने महीनों के लिए है? 6 महीनों के लिए है, तो हमको इंटू 6/12 नहीं करना पड़ेगा क्या? तो आंसर कितना आया? 48,000। इस केस में भी तो TDS कटना था, क्यों नहीं कट रहा? देखो 2 लाख इंटू 6 12 लाख, उस पर इंटरेस्ट मिल गया 8% डिवाइडेड बाई 2 48,000। और ये मैच्योर कब हो रही है? 31/3/2022 को। चलो उसका आंसर ही देखते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने तो इसमें है भाई। % डिवाइडेड बाय 48,000 तो आता है 6 months रिकरिंग डिपॉजिट। भाई ये तो समझ नहीं आ रहा कि क्यों उतना आ रहा है। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। माया बैंक क्रेडिटेड इतना टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेपरेट अकाउंट फॉर मैक्रो मॉनिटरिंग पर्पसेस बाय यूजिंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, no tax was deducted at source in respect of the interest on deposits so credited even when interest in receipt of some deposit exceeded the limit of 40,000। तो ये इसके लिए तो हमने वो पढ़े थे सर्कुलर, 30% डिसअलाउ कर दिया असेसिंग ऑफिसर ने। तो लेकिन हमें तो पता है कि भाई वो अप्लाई नहीं होता है किसमें, डेली या मंथली बेसिस फॉर द पर्पस ऑफ मैक्रो मॉनिटरिंग ओनली बाय द यूज ऑफ सीनियर सॉफ्टवेयर सिंस नो कंस्ट्रक्टिव क्रेडिट। वर्ड क्या पढ़े थे वो याद रखना, हम फिर से भूल गए। वर्ड है कंस्ट्रक्टिव क्रेडिट। कोई कंस्ट्रक्टिव क्रेडिट नहीं हुआ है पेई के अकाउंट में, इसलिए हमको उसको नहीं डिडक्ट करना है। इन सच केसेस टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन एक्रूअल ऑफ इंटरेस्ट। जब भी इंटरेस्ट एक्रूअल होगा तभी काटना है TDS एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और एट पीरियडिक इंटरवल एज पर द प्रैक्टिस ऑफ द बैंक। चाहे वो मैच्योरिटी इसके हिसाब से, उसके हिसाब से, बैंक के हिसाब से, उसके हिसाब से, या जो भी है। एक्सेसिंग ऑफिसर का जो भी था वो गलत है, ठीक है। पेनल्टी प्रोसीडिंग भी टेनेबल लॉ में नहीं है।
ठीक। ओके, बहुत टाइम लग गया लेकिन अब क्या कर सकते हैं।